बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जी इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट आर द 10 ग्रामर रूल्स which can be helpful for writing correct English. These rules will be helpful for you in your FAFSC exams, BA/BSc exams, ADA, ADP, PPSC, PMS, CA एंड CSS। तो कोई भी आप एग्जाम में अपेयर होने के लिए जा रहे हो तो ये 10 हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और इन 10 गोल्डन रूल्स में से 2 3 टाइप के एरर्स तो आपके हर टाइप के टेस्ट में जरूर आते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं 10 गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली फर्दर फ्यूचर की जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल और वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को एक पेज शो हो रहा होगा जिसमें रूल्स दिए गए हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जो कि अटल होते हैं, जो कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। उनको हमने कॉन्सेप्ट्स उनके बारे में क्लियर करना है, वो कहीं भी वेरी नहीं होते, ऑल द टाइम वो सेम रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है मंदरजा झेल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इट्स मीन के देर आर सम हेल्पिंग वर्ब्स, आफ्टर दैट वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? कैन, मे, विल, शेल, कुड, माइट, वुड एंड शुड। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद आप लोग वर्ब की जब आपने फॉर्म यूज करनी है तो वो आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। फर्स्ट के अलावा कोई और फॉर्म इनके साथ यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। तो यहाँ पर कैन यूज हुआ है। कैन हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। तो कोई भी हमारे पास मॉडल वर्ब आ जाए उनके बाद हमने जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट यूज करनी होती है। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इस टाइप के जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं ये तमाम मॉडल वर्ब्स हैं। और इन तमाम मॉडल वर्ब के बाद हम लोगों ने जो वर्ब की फॉर्म यूज करनी होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। सेकंड एग्जांपल है ही मे गो टू लाहौर टुमारो। तो यहाँ पर मे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, मॉडल वर्ब था, तो इसके बाद हमने गो लगाया। गो जो है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे जो है प्रेजेंट की फॉर्म है तो इसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। तो मे की जो पास्ट फॉर्म है वो है माइट। तो माइट जब सेकंड फॉर्म आएगी तो हम उसके साथ जो है जो वर्ब है वो भी सेकंड लगाएंगे। तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है। नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है ही माइट गो टू लाहौर टुमारो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे वाले जो एग्जांपल्स हैं इन्हीं दोनों चीजों को, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दी गई हैं कि ऊपर मे यूज किया गया है तो उसके साथ भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो कि गो है। और नीचे माइट दिया गया है उसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि गो है। फोर्थ वन हमारे पास है आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। तो यहाँ पर हमारे पास शुड यूज हुआ था। तो शुड जो है ये हमारे पास एक मॉडल वर्ब है तो इसके बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि लेट और टू के बाद, लेट का जहां पर यूज होगा और टू का जहां पर यूज होगा तो उसके बाद हमने जो वर्ब लगाना है उसकी भी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। लेट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम कोई सजेशंस दे रहे हों। लेट अस गो फॉर पिकनिक पार्टी, लेट्स स्टार्ट आवर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं। टू क्या होता है? टू के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है। तो इस रूल को आपने अच्छी तरीके से अपने माइंड में इसको बिठा लेना है, स्टोर कर लेना है कि जब भी लेट आ जाएगा या टू आ जाएगा तो इनके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पर नीचे एग्जांपल दी गई है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट और उसके सामने करेक्ट एग्जांपल दी गई है। लेट हिम वेंट देयर। अब यहाँ पे देखिए हमने लेट यूज किया और लेट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। लेट हिम गो देयर। सेकेंड एग्जाम्पल है आई इंटेंड टू पास
FA दिस ईयर। तो यहाँ पर टू यूज हुआ है, तो टू मैंने आपको बताया था कि टू के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो हम टू के बाद पास्ट नहीं लगाएंगे, हम पास लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट हमने करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर। थर्ड वन रूल की तरफ चलते हैं, और जो कि मोस्ट कॉमन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर किसी फिक्रे के पहले हिस्से प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस आए तो दूसरे हिस्से यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा पास्ट टेंस की कोई शक्ल आती है। अलबत्ता कोई सच्चाई दी गई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दी गया हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, इनकरेक्ट और करेक्ट। पहले हम इनकरेक्ट को देखते हैं और फिर उसके साथ हम करेक्ट वन देखते हैं। He said that he is ill। अब he said हमें बता रहा है कि उसने पास्ट में बात की थी, कि उसने पास्ट में बताया था कि वो बीमार था। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पास्ट की बात पास्ट में ही होती है। He said he was ill, तो राइट वन इज पास्ट के बाद हम नेक्स्ट फॉर्म भी पास्ट ही लगाएंगे, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है आपकी। नंबर टू है, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही मे गो टू लाहौर। तो यहाँ पर देखें कि टोल्ड हमारे पास पास्ट फॉर्म यूज की गई है और इसके नेक्स्ट क्लॉज में हमारे पास मे यूज किया गया है, तो ये रॉन्ग है। द राइट वन इज द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही माइट गो टू लाहौर। टीचर ने बच्चों को बताया कि हो सकता है वो लाहौर जाए, तो यहाँ पर हम माइट का यूज करेंगे। ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अब यहाँ पे देखें, ही सेड जो है हमारे पास पास्ट फॉर्म है, और उसके बाद हमने अर्थ वाज राउंड। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें पता है ये चेंज नहीं हो सकता कि दुनिया हमारी गोल है, हमारी जमीन गोल है। तो जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट फॉर्म लगानी है। अदरवाइज जहां भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में दिया गया होगा तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही आएगा। नंबर फोर है हमारे पास, किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट मत बनाएं। अलबत्ता ऐसे फिक्रात में कोई एडवर्ब या कंजक्शन लगा हो तो हम हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हैड जो है हमें पास्ट फॉर्म बता रहा है, परफेक्ट फॉर्म बता रहा है, लेकिन हैड हमें टेंस बताने के साथ साथ ये हमें पोजेशन भी बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई विल से आई हैव अ कार, तो यहाँ पर मैं अपनी पोजेशन बता रही हूँ कि मेरे पास एक कार है। यहाँ पर मैं हैव को या हैड को या हैज को एज अ टेंस यूज नहीं कर रही, बल्कि मैं एज अ पोजेशन यूज कर रही हूँ। तो नीचे एग्जांपल दी गई है एडवर्ब की कि किस तरह से एडवर्ब इसके साथ यूज होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। टिल, टिल का जो हमारा मीनिंग दिया गया तक का, एवर बिफोर, एवर नेवर, पहले ही, ऑलरेडी जैसे इसमें दिया गया है वगैरह एडवर्ब की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम टिल को यूज करते हैं, एवर बिफोर यूज करते हैं, एवर नेवर यूज करते हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब होता है। अगर किसी फिक्रे में एडवर्ब ना हो तो इस फिक्रे को दुरुस्त नहीं समझा जाता। इस दुरुस्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करेंगे, ऐसे फिक्रे को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दें। तो नीचे एग्जांपल दी गई है, यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी इस बात की। ही हैड गॉन टू लाहौर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी एडवर्ब नहीं दिया गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने पास्ट टेंस यूज करना है, परफेक्ट को यूज करना है, पास्ट परफेक्ट यूज किया जाएगा। तब पता चलेगा जब वहां पर कोई ना कोई हमारे पास एडवर्ब दिया जाएगा। लेकिन अगर एडवर्ब नहीं होगा, वो सेंटेंस विदाउट एडवर्ब होगा, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। जैसे नीचे दिया गया है इसकी करेक्ट फॉर्म, ही वेंट टू लाहौर। तो यहाँ पर हमने ही वेंट, हैड गॉन की जगह हमने वेंट को यूज किया, क्योंकि कोई एडवर्ब यूज नहीं किया गया था। अब एडवर्ब वाली एग्जांपल भी देखें, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। अब यहाँ पर एडवर्ब के साथ ऑलरेडी यूज किया गया, तो ऑलरेडी जो है हमारे पास एडवर्ब है। तो जब किसी टेंस में ऑलरेडी यूज किया गया होगा या कोई भी एडवर्ब की फॉर्म यूज की होगी, तो इट्स मीन कि वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। लेकिन कोई ऐसा टेंस जिसमें एडवर्ब का यूज नहीं होगा, विदाउट द यूज ऑफ एडवर्ब, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। बस इस बात को माइंड में रख लेना है कि जहां पर एडवर्ब का यूज होगा वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जहां पर कोई भी एडवर्ब यूज नहीं किया गया होगा वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे।
क्लियर। अब नीचे फर्दर इसकी एलेबोरेशन दी गई है। ऑलरेडी एडवर्ब के साथ हैड और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी एडवर्ब के साथ भी हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है। ये था हमारा रूल नंबर 4। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, जो कि बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं जब मैं उनको कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए देती हूँ। फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस देती हूँ और उनको नेगेटिव सेंटेंस देती हूँ या उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस देती हूँ, तो वो भूल जाते हैं या उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती या वो समझ नहीं रहे होते कि हमने जो है नॉट का यूज कहाँ पर करना है, या हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हमने स्टार्ट में लगाना है। तो जब भी कोई आपका हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा तो आपने उसका मनफी बनाना होगा, तो नोट को आपने कहाँ पर यूज करना है इस चीज को हम देखेंगे। तो जब आपके पास कोई भी ऐसा टेंस आ जाता है जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हो, तो वहां पर नॉट को आप पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। और इसी तरह से जब आपने सवालिया बनाना हो तब भी आपने जो उसका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसको स्टार्ट में लगा लेंगे। इसके नीचे बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी गई हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाती हूँ। अब पहले हम इसकी एलेबोरेशन देख लेते हैं। दो अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हैज बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, हैड बीन आ जाए, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। ये वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो टू वर्ड्स पर कंसिस्ट करते हैं। जैसे हैज बीन में टू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, हैव बीन में टू हेल्पिंग वर्ब आ गए, हैड बीन में। अब हम देखते हैं तीन हेल्पिंग वर्ब वाले कौन से होते हैं। जैसे विल हैव बीन, विल हैव और बीन, यहाँ पर थ्री हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एट अ टाइम है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने नॉट कहाँ पर लगाना है, विल के बाद लगाना है, हैव के बाद लगाना है या बीन के बाद लगाना है। नेक्स्ट है कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, एंड लास्ट वन इज माइट हैव बीन। तो हम देखते हैं कि हमने जब इनको नेगेटिव बनाना है तो हमने कहाँ पर नॉट का यूज करना है। फर्स्ट एग्जांपल में हम वो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे जो टू वर्ब्स के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर कंसिस्ट करते होंगे, जैसे हैज बीन। अब हमारे पास हैज और बीन टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो यहाँ पर हमने नॉट को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, जैसे कि हैज नॉट बीन। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है विल हैव, तो यहाँ पर विल के बाद हम नॉट लगाएंगे जो कि बन जाएगा विल नॉट हैव। थर्ड में हमारे पास शैल हैव है, तो यहाँ पर शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे शैल नॉट हैव। इसी तरह से जब इन सेंटेंसेस को हम सवालिया बनाएंगे तो आपने फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ हैज बीन, तो हम जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम इसको हैज ही बीन, हैज हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे, देन वी विल यूज सब्जेक्ट और उसके बाद जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब था बीन वो यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखें, वहां पर दिया गया है विल हैव बीन, तो विल को हम स्टार्ट में ले आएंगे, विल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही और उसके बाद हैव बीन। शैल हैव बीन, तो शैल को हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वी विल यूज द रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स विच आर हैव बीन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आ जाए तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, और जब हम सवालिया बना रहे होंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाकर बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जो कि तीन हेल्पिंग वर्ब पे कंसिस्ट कर रहा होता है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। अब रूल नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं। अंग्रेजी जुबान में शैल हैज, विल हैज, शैल हैज बीन, विल हैज बीन, कैन हैज बीन, मे हैज बीन का कोई तस्वुर ही नहीं है। तमाम फाइलों के साथ हैव बीन आएगा। अगर आप विल हैव बीन यूज कर रहे हैं, मे हैव बीन कर रहे हैं, शैल यूज कर रहे हैं, तो भी आप उसके साथ हैव लगाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे, तो वो मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है कि विल के बाद, शैल के बाद हम कभी भी हैज को यूज नहीं करते। अब नीचे एग्जांपल दी गई है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट, तो हम इसको देखते हैं। ही विल हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन फील करते हैं कि शुरू में सब्जेक्ट जो है वो ही है तो वो सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव नहीं लगाना, हैज लगाना है, क्योंकि हैज सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए हम यूज करते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। बस आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि
विल के बाद, शैल के बाद हैज आता ही नहीं है, सिर्फ हैव ही आएगा। इट में हैज बीन रनिंग रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पर मे के बाद भी हमारे पास हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। थर्ड एग्जाम्पल है शी विल हैज गॉन टू लाहौर। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शी जो है थर्ड प्रोनाउन है, हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हम हैज लगाएंगे। तो ये बात जो अपने माइंड में बिठा लें कि हमारे पास हैज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। विल हैव आएगा, शैल हैव आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मे हैव बीन, तो यहाँ पर हमारे पास हैव ही आएगा, हैज हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ओके अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, इलैबोरेट करूंगी। अब हम रूल नंबर 7 पे जाते हैं। रूल नंबर 7 है हमारे पास, अगर अंग्रेजी जबान में किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस नहीं लगाए जा सकते, अगर ऐसा हो तो फिक्रा गलत होगा। अलबत्ता उर्दू जबान में ऐसा हो सकता है, अंग्रेजी जबान में मुस्तकबिल के दो जबानों को इकट्ठा हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी, उसको भी आप लोग देखिएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रूल ही है जिसको हम देखते हैं कि ये आपने माइंड में बिठा लेने हैं बात को कि हम जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, देखिए जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं उसमें टू क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? जो अपने मीनिंग खुद कन्वे कर रहा होता है। और डिपेंडेंट कौन सा होता है? जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर, दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी गई है, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीज समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड, अब यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज ये आ गया और सेकंड क्लॉज है यू विल पास। यू विल पास हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर हम सिर्फ इसी को यूज करें यू विल पास, बाकी क्लॉज को ना यूज करें तो हमें मीनिंग उसके कन्वे हो रहे हैं, समझ आ रही है। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है इफ यू विल वर्क हार्ड, तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको अपने मीनिंग प्रॉपर वे में कन्वे करने के लिए सेकंड वन जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो इफ वाला क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, और जो इफ के बगैर होता है हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, और उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट कहाँ यूज करना है और पास फ्यूचर इंडेफिनेट कहाँ यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट हम वहां पर यूज करेंगे जो हमारा क्लॉज डिपेंडेंट होगा, और फ्यूचर इंडेफिनेट वहां यूज करेंगे जो हमारा क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा। अब नीचे इसके करेक्ट दिया गया है, इफ यू वर्क हार्ड। अब देखिए इफ यू वर्क हार्ड ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। यू विल पास ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 8 पे जाते हैं। यहाँ भी बहुत से बच्चे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल का मतलब ये होता है कि जब तक ऐसा ना हो तब तक वैसा काम नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि अनलेस या अनटिल के फौरन बाद नॉट का यूज कर देते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। अनलेस या अनटिल के फौरन बाद हम यूज नॉट को यूज नहीं करते। अनलेस एग्जाम्पल दी गई है, unless he does not work hard he cannot pass the exam। तो unless जो है ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। जब कोई वर्ड आपको खुद ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा हो तो आपको दोबारा से उसके साथ नॉट लगाकर उसको डबल नेगेटिव नहीं करना होता। द राइट वन इज अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक कि वो मेहनत नहीं करेगा, सख्त मेहनत नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो अनलेस खुद ही नॉट का जो कॉन्सेप्ट है या नॉट की जो जरूरत है उसको खुद ही पूरा कर रहा है, तो इसके सामने हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, तो ये राइट वन है। यहाँ पर अनलेस के बाद हम नॉट को यूज नहीं करेंगे। अनलेस कहीं पे आ जाए, अनटिल कहीं पे आ जाए, उसके फौरन बाद हम नॉट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और अनटिल ये दोनों ही हमें नॉट के मीनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन उसके दूसरा क्लॉज जो उसके साथ सेकंड क्लॉज आ रहा होगा वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे।
रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। कोई भी सेंटेंस आपका आ जाता है उसमें एज इफ आ जाए या एज थो आ जाए, तो आपने इसको थो भी पढ़ते हैं, दो भी पढ़ते हैं, एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए, तो वहां पर आप जो है जो अपने पास्ट टेंस लगाना होता है वो वर्क की फॉर्म लगाते हैं या आप हैड की फॉर्म या कोई भी शक्ल आ जाती है, लेकिन वो आती है पास्ट की है। नीचे एग्जाम्पल दी गई है, इससे पहले ऊपर देख लेते हैं। एज इफ या एज दो के बाद इज एम आर या वॉज लगाना गलत होगा, उसके प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। इनकरेक्ट है, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड। तो यहाँ पर आपने एज इफ आ गया है, तो जब एज इफ आएगा तो उसके बाद हम आगे पास्ट यूज करेंगे और पास्ट की प्लूरल फॉर्म इट लुक्स एज इफ ही वर मैड, तो यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एज इफ का यूज है तो यहाँ पर ईट्स लगाया गया है, तो हमने प्रेजेंट यूज नहीं करना होता, एज इफ या एज दो के बाद हमने पास्ट टेंस यूज करना होता है। अब इसमें दो बातें आप लोग याद रखने वाली हैं। कहीं पर भी एज इफ आ जाए सेंटेंस के दरमियान में, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, तो वहां पर आपने प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करना, पास्ट टेंस यूज करना है, एक चीज। दूसरी बात, कहीं पर एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, तो आपने सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करनी टेंस की, बल्कि प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है ही लुक्स एज इफ ही इज मैड, तो यहाँ पर हमने इट लुक्स एज इफ ही वर मैड आएगा, वॉज या इज नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, तो यहाँ पर हमने ईट्स जो था हमारे पास प्रेजेंट था, तो हमने प्रेजेंट को यूज नहीं करना, हमने पास्ट टेंस यूज करना है, तो हमने यहाँ पर लगाया इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड। तो नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, उसको देखते हैं जी। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यस्टरडे आ गया, इट्स मीन के आपके पास उन्होंने एक बता दिया है टाइम पीरियड के कब की बात हो रही है, तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे। क्लियर। तो हम लास्ट वन रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 10 की तरफ। बहुत ही इजी है, सबसे ज्यादा इजी यही रूल है। मंदरजा झैल लफ्जों को जब फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको अपने माइंड में आपने समझे कि क्रैम कर लेना है, रट्टा लगा लेना है। इनके बाद नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रिजेंबल, हम कहीं भी रिजेंबल यूज करते हैं तो इसके साथ हम इस कोई भी विद या इस टाइप का कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। रीच एट, हम कहते हैं रिजेंबल विद, शी रिजेंबल विद हिज मदर, शी रिजेंबल लाइक हर मदर, तो ये गलत होगा, सिर्फ हम रिजेंबल ही यूज करेंगे। रीच एट हम कभी भी नहीं यूज करेंगे, जस्ट रीच आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ऑर्डर टू नहीं आएगा क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, ये जस्ट वर्ड ऑर्डर ही आएगा। मैरी विद नहीं आएगा, जस्ट मैरी आएगा। लव विद नहीं आएगा, लव आएगा। कंट्रोल ऑन नहीं आएगा, कंट्रोल आएगा। और इसके साथ इन्फॉर्म टू नहीं आएगा, इन्फॉर्म आएगा। नेक्स्ट वन, कुछ हमारे रह गए हैं वर्ड्स, उनको देखते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, ही रिजेंबल्ड विद हिज ब्रदर, तो ये रॉन्ग होगा, ही रिजेंबल्ड हिज ब्रदर। ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट विल बी रॉन्ग, ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये हमारे 10 रूल्स थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट तो जरूर बनता है। कल इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।